नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का हम लोगों का विषय होगा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की जलवायु में या मौसम किस तरीके से है और मौसम के तत्व क्या हैं, जलवायु के तत्व क्या हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका एक निष्कर्ष क्या निकलता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु का इंडिकेशन मानसून से होता है। मानसून को लोग बताते हैं कि नहीं, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो हम लोग समझेंगे, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानसून क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और मानसून के भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। बेसिकली किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें 4-5 आधारभूत चीज़ों को समझना पड़ता है। उन 4-5 आधारभूत चीज़ों में हमें ये जानना पड़ता है कि इसका परिचय क्या है। पहले इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद ये जानेंगे कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं, पार्ट में फिर उसके कंपोनेंट घटक कौन कौन से हैं। ये जानने के बाद फिर हम लोग सिद्धांत को देखेंगे। सिद्धांतों की एक व्याख्या देखने के बाद हम लोग पुनः वापस अपने टॉपिक पे आएंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानसून का ओरिजिन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो अभी आज हम लोग शुरू करेंगे कि मानसून पार्ट किसका है या जलवायु किसको कहते हैं या मौसम हम लोग कैसे समझेंगे इसको कि मौसम क्या है या क्या नहीं है। अभी जैसे चल रहा है मौसम हमारा चल रहा है, मौसम कभी काफ़ी गलन हो जा रही है तो कभी सूर्य निकल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग इस विषय में बात करते हैं तो पता चलता है कि ये मौसम आज काफ़ी ठंडा रहा, आज काफ़ी गर्म रहा। तो ये आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन इससे आगे बढ़ कर के जब हम देखेंगे तो मौसम के विषय में सीधा सीधा ये कहा गया है, एक लाइन में ये समझाया गया कि वायुमंडल के अल्पकालिक अवस्था को हम मौसम कहते हैं। वायुमंडल के अल्पकालिक अवस्था को मौसम कहते हैं। यहाँ एक शब्द है वायुमंडल। हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल की जो अल्पकालिक अवस्था है वो किससे निर्मित होती है। लेकिन थोड़ा सा अब हम देखेंगे कि जब मौसम की बात होती है तो मौसम कई तरीके के हो जाते हैं। मौसमों में जब हम लोग बात करते हैं तो ये गर्मी का मौसम है, जबकि ये ऋतुओं में विभाजित है। गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम, बरसात का मौसम, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब लेकिन बात जब जलवायु की आती है तो ये होता है कि जलवायु मानसूनी जलवायु है। लेकिन जलवायु को किस तरीके से हम लोग परिभाषित करेंगे तो मौसम की विभिन्न अवस्थाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। और ये कब तक कि 30 वर्ष से अधिक एक विशाल क्षेत्र में मौसम की विभिन्न अवस्थाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मौसम और जलवायु के तत्व को हम लोग जानेंगे कि मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से। और ये जानना हम लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ जो टर्म्स आएंगे, जो शब्द आएंगे, जिन शब्दावलियों का हम लोग प्रयोग करेंगे वो शब्दावली फिर हमें आगे भी मिलेगी। और जब तक कि हम लोग इन शब्दावलियों को नहीं समझे होंगे हमारे लिए समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम लोग पहले शब्दावलियों से शुरू करते हैं कि इनके तत्व कौन कौन से हैं। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षण, बादलों का आवरण, धूप, वायुदाब और पवनें, ये मौसम और जलवायु के तत्व हैं। आइए एक निगाह हम लोग देखेंगे कि तापमान क्या है। यहाँ एक चीज़ और हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि सूर्यातप और तापमान दोनों में अंतर है। सूर्य का जो सूर्यातप हम लोग कहते हैं, ये सूर्य से जो रेज निकलती है, जो किरणें निकलती हैं, सूर्य से जो विकिरण होता है, ये जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है और स्थल या जल पर इसके प्रभाव से जो तापमान में अंतर पाया जाता है तो इस विकिरण को हम सूर्यातप कहते हैं। लेकिन तापमान की जब बात आती है तो वायु में उष्मा या ठंडक की जो मात्रा होती है, वायु या तो गर्म होगी या वायु में जो जलवाष्प है या वायु ठंडी है, तो ये तापमान पर इसी उष्मा या ठंडक को हम तापमान कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा आएगा
पवन की, कि पवन क्या है। चूंकि यहाँ वायु को हम लोग कोट करेंगे, वायु को देखेंगे। अभी हम लोग पहले वायु की बात की, पवन पे आ गए तो धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति। देखिए है क्या कि पवन और वायु, यहाँ दो टर्म्स यूज हुए हैं। तो पवन जो है इसको पहले हम लोग समझ लें। पवन धरातल पर जो क्षैतिज चलती है, क्षैतिज इस तरह से जो चलती है वो पवन कहलाएगी। और वायु पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय मिश्रण है। वायु को हम लोग देखेंगे, वायु के कंपोनेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की तमाम गैसें मिलकर के एक गैस का जो आवरण है हम लोग सम्मिलित रूप में उसको वायु कहेंगे। अब बात हम लोग करेंगे वायु दाब की, कि वायु दाब क्या है। तो वायु अपने भार के कारण धरातल पर जो बल डालता है उसे हम वायु दाब कहते हैं। वायु दाब को समझने के लिए हम कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक खाली गिलास लेकर के जब पानी से भरे बर्तन में किसी तरल पदार्थ में खाली गिलास को उल्टा करके हम जब दबाते हैं तो वो गिलास नीचे न जा करके जैसे उसको छोड़ते हैं वो ऊपर आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत दिया जाता है कि हवा स्थान घेरती है, तो ये स्थान जो घेरा जाता है उस पर जो प्रेशर लगता है, तो इसी तरह से ये वायु प्रेशर कैसे डालेगी, ये धरातल पर प्रेशर कैसे डालेगी। अभी जैसे जाड़े का मौसम है, हम लोग बैठते हैं, आग को देखते हैं, कहीं आग जल रही है तो धुआं जो निकलता है वो सीधे ऊपर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब एयर गर्म होगा, हवा जब गर्म होगी, वायु गर्म होगा, तो इसके कणों में जो इसके पार्टिकल हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, उनमें बिखराव होता है। और जब वो बिखराव होता है तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। लेकिन यदि यही हवा ठंडी हो और इसमें जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता ज़्यादा हो, तो ये नीचे की तरफ आती है। जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो वो निम्न दाब कहलाएगा, और जब ये नीचे आएगी तो ये उच्च दाब कहलाएगा। इस तरह से हम लोग वायु दाब को समझे। यहाँ के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आर्द्रता की बात आती है। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। अब जलवाष्प क्या है, जलवाष्प को पहले समझ लें। तो वायु में गैस के रूप में विद्यमान जल वो जलवाष्प कहलाता है। चूंकि जब हम लोग पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, तो हमें वाष्पीकरण एक प्रक्रिया बताई जाती है। या अपने घर में भी कभी किसी बर्तन में पानी रख करके हम लोग देखते हैं वो गर्म होता है तो वो भाप बन करके ऊपर वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। और ये चूंकि गैस के रूप में होता है, पानी गैस के रूप में हो जाता है, तो ये वाष्पीकरण जो है वो बेसिकली गैस के रूप में है। और ये जब गैस के रूप में होता है तो ये पानी हवा में विद्यमान होता है, हवा में ये घुल जाता है गैसीय रूप में। और वही जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता को इंडिकेट करती है। वर्षण, जल के ठोस या द्रव रूप में धरती पर गिरने को वर्षण कहते हैं। जब पानी वाष्प के रूप में हवा में घुलता है, ऊपर जाता है, वाटर साइकिल में हम लोग देखते हैं कि सूर्यातप के कारण, तापमान के कारण यहाँ से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के बाद यहाँ ऊपर जा कर के ये हवाएं ठंडी होती हैं, फिर इनका संघनन होता है और ठोस रूप में जो बारिश की बूंदों के रूप में हमें मिलता है, हम लोग उसको वर्षण कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है और उसके तत्व क्या है। तो अब इन तत्वों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि मौसम की परिभाषा स्पष्ट रूप से क्या निकल करके आती है हमारे सामने। तो किसी स्थान पर इन घटकों के आधार पर जब हम लोग देखेंगे तो परिभाषा इस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है कि किसी स्थान पर किसी विशेष क्षण में इन घटकों के संदर्भ में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। अतः मौसम से वायुमंडल की विशिष्ट दशाओं का बोध होता है। यह मौसम हो गया। अब चूंकि इसके पहले जो हम लोग देखे थे तो उस परिभाषा के अनुसार कि किसी विशाल क्षेत्र में दीर्घकालिक अवस्था यानी कम से कम 30 साल एक औसत तरीके से मौसम बना है, तो उसको हम लोग जलवायु कहेंगे। तो अब उसी आधार पर हम लोग देखेंगे कि किसी बड़े क्षेत्र पर लंबी अवधि तक औसत वायुमंडलीय दशाओं या औसत से इनके मुख्य विचलन के, इनका जो मुख्य औसत है उनके थोड़ा सा आगे पीछे इनके मुख्य विचलन के सामान्य संग्रथित रूप को हम जलवायु कहेंगे। चूंकि ये संगठित नहीं हो सकते, ये संग्रहित तो हो सकते हैं, संग्रथित तो हो सकते हैं, तो ये जलवायु कहते हैं। यहाँ से मौसम और जलवायु के विषय में हमें चीज़ें, जानकारी हमें मिली। आगे हम लोग देखते हैं कि
मौसम और जलवायु के तत्व के बाद क्या मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, तो उन कारकों को हम लोग देखें। वो कारक कौन कौन से हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले? किसी भी भूखंड में जलवायु या मौसम को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवस्थिति को। यहाँ जब तक हम लोग बात कर रहे थे, अभी भारत का नाम नहीं आया, लेकिन भारत का नाम हम लोग नहीं लिए, लेकिन अब चूंकि मौसम में मानसून को, और चूंकि भारत को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग भारत को किसी न किसी एक मूर्त चीज को सामने रख करके हम लोगों को समझना होगा। अवस्थिति किस तरह से प्रभाव डालती है इसको हम लोग देखेंगे। चूंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, गुजरती है, तो भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध का क्या अर्थ हुआ कि 0 डिग्री के पास जो क्षेत्र आता है, 0 डिग्री से लेकर के कर्क रेखा तक के बीच का जो क्षेत्र आता है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। लेकिन कर्क रेखा से जब उत्तर हम लोग बढ़ते हैं वो उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। लेकिन केवल अवस्थिति की यदि बात हो तो भारत 2 बराबर भागों में है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। लेकिन केवल अवस्थिति ही प्रभाव नहीं डालती, यही एक कारक नहीं है। दूसरा कारक क्या है? भू आकृति या उच्चावच। भारत की जो भौतिक विविधता है इसमें भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करती है। ये जब हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो भारत की विशिष्ट भू आकृतियों को हम लोग समझे। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे उत्तर में स्थित हिमालय को, कि जब वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनें उत्तर की तरफ बढ़ती हैं तो हिमालय एक बैरियर के रूप में काम करता है। लिहाजा वो उन पवनों का जो दबाव है वो भारत के पार नहीं जा पाता और भारत से बहुत उत्तर नहीं जा पाता, हिमालय से टकरा करके वापस आता है। लेकिन जब शीत का मौसम आता है, शीतकाल का जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है, तो इस समय जो साइबेरियन हवा चलती है, ठंडी हवा जो चलती है, तो हिमालय पर्वत से टकरा करके ये वापस चली जाती है। ये बैरियर यदि नहीं होता तो संभवतः मानसूनी जलवायु भारत की, या अभी तक जो कंडीशन बनी हुई है कि ये भारत अपनी विशिष्ट भू आकृति के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही माना जाता है, भले ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंध में हो, तो यह स्पष्ट रूप से 2 विभाजक हो जाता। अब आगे हम लोग बात करेंगे पृष्ठीय पवनों के, कि वायु दाब के कटिबंधों तथा भूमंडलीय पवनों के आधार पर। अब देखिए यहाँ पृष्ठीय पवनें यानी जो धरातल पर बहने वाली पवनें हैं, कि भूमंडलीय पवनों के आधार पर देखते हैं कि भारत उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से चलने वाली स्थलीय पवन क्षेत्र में आता है। यहाँ हम लोग पवनों को पहले स्पष्ट कर लें कि पवनों की क्या परिभाषा है। परिभाषा हम लोग देख लिए, अब हम लोग पवनों को देखेंगे कि ये कितने तरीके की हैं, क्योंकि कभी ये भूमंडलीय पवन आ जा रही है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो व्यापारिक पवनें भी आएंगी, फिर जेट स्ट्रीम भी आएगा, फिर मानसून भी आएगा, तो बड़ा तो इसको पहले समझना पड़ेगा। पवनों को यदि देखा जाए तो 3 कैटेगरी में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है उसमें भूमंडलीय पवनें और जेट स्ट्रीम को रखा गया है। इनका गुण क्या है? अब बिना गुण के आधार पर तो वर्गीकरण होगा नहीं, तो वर्गीकरण में इनका गुण है कि ये एक निश्चित दिशा में चलते हैं, इनकी दिशा निर्धारित होती है, वो उसी दिशा में चलेंगे। दूसरा जो द्वितीयक है तो चक्रवात, प्रति चक्रवात और मानसून। चूंकि मानसून को आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके गुण को समझ लें, चूंकि पवनों का बंटवारा, वर्गीकरण हो रहा है। तो यहाँ जो अपनी दिशा को बदल दे या जिसकी दिशा उलट जाए वो द्वितीयक में आता है। तीसरा है स्थानीय पवनें। ये एक निश्चित समय पर ही, ये समय विशेष पर ही ये निश्चित स्थानों पर चलती हैं, वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं। तो यहाँ से हम लोग पवनों के बारे में सीखे। अब भूमंडलीय पवनों के विषय में जब हम लोग सीख रहे हैं, भूमंडलीय पवनों के विषय में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्पष्ट है कि अपने गुण के अनुसार ये इसकी दिशा निश्चित है, और इसी निश्चित दिशा में क्या होता है कि भारत उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से चलने वाली स्थलीय पवन क्षेत्र में आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग 2-3 चीजों को देखेंगे कि कटिबंध और उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, इन दोनों को पहले हम लोग समझ लें, ठीक है? तो इसको हम लोग समझते हैं। चूंकि ये हम लोग पहले ही देखे थे कि
उच्च जो वायु दाब है, तो इसमें उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब, ये दो चीज़ों को हम लोग देखें और उच्च वायु दाब के कारणों को भी हम लोग समझे और निम्न वायु दाब के कारणों को भी समझे कि जहाँ टेम्परेचर गर्म होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। इसके आधार पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कटिबंधों को हम लोग देख लें। ये 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री हमारा अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको हम लोग बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, तो पहले एक चीज समझ लिया जाए कि इसको ITCZ आगे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ITCZ को हमें यहीं समझना पड़ेगा, अभिसरण क्षेत्र को। जैसे अभी दो देशों की बात हो, दो शब्द आते हैं अंतर और अंतरा। अंतः का मतलब यह हुआ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का मतलब यह हुआ कि दो अलग अलग बॉडी, दो अलग अलग बॉडी का मतलब यह हुआ कि ये मेरे पास दो कलम है और ये दोनों को एक साथ यहाँ पे मिलाया नहीं जा सकता। ये क्या होगा कि ये दोनों दो बॉडी हैं तो दोनों दो ही बॉडी रहेंगे और समान गुण धर्म होगा, तो ये प्रेशर बना करके ऊपर की तरफ जाएंगी, तो ये नीचे की जगह खाली होगी। और इसका परिणाम क्या होता है कि जब ये उत्तर पूर्वी भूमंडलीय पवनें, व्यापारिक पवनें, इसको ट्रेड कहते हैं, ये उत्तर से उत्तर और पूरब से उत्तर और दक्षिण का अर्थ यहाँ हुआ कि 0 डिग्री के नॉर्थ और 0 डिग्री के साउथ यानी दक्षिण। यहाँ से दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी पवनें जब यहाँ पहुँचती हैं 0 डिग्री पर, और यहाँ 0 डिग्री पर तापमान चूंकि ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा क्यों रहता है, तो पृथ्वी की विशिष्ट बनावट और सूर्य की किरणों का लंबवत होना 0 डिग्री पर, यहाँ चूंकि विषुवत वृत्त सबसे ज़्यादा सूर्यातप ग्रहण करता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचा रहेगा, और जब तापमान वर्ष भर ऊंचा रहेगा तो प्रेशर लो होगा, और जब प्रेशर लो होगा तो यहाँ 30 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब पर बनने वाली व्यापारिक हवाएं किधर जाएंगी, निम्न वायु दाब की तरफ जाएंगी। और ये उपोष्ण वायु दाब से चलने वाली ये हवाएं दक्षिण से यदि चल रही हैं तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक ये ट्रेड विंड्स कहलाएंगी, और इधर से चलने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक ट्रेड विंड्स कहलाएंगी। अब चूंकि यहाँ 0 डिग्री पर निम्न वायु दाब है, तो यहाँ दोनों पवनें जब आकर के मिलती हैं तो अक्सर कहा जाता है कि एक खाली जगह पर जब चारों तरफ से हवा आकर के रहेगी तो वहाँ चक्रवात बनेगा। लेकिन यहाँ डोल ड्रम का निर्माण होता है, अभिसरण क्षेत्र बनता है। डोल ड्रम का मतलब दोनों ओर से जब हवाएं ऐसे आती हैं तो ये ऐसे ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और ऐसे ऊपर की तरफ उठ करके फिर ये अपनी दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं। यह है इनका मैकेनिज्म। तो ये हम लोग देखें कि ये पवनें जब यहाँ आती हैं और डोल ड्रम का निर्माण होता है, डोल ड्रम बनता है, विसरण क्षेत्र बनता है, तो चूंकि यहाँ स्पष्ट है कि उच्च दाब से ये निम्न दाब की तरफ आएंगी, और इसी को हम कहेंगे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या शांत पेटी, निम्न वायुदाब शांत पेटी। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और यह किस लिए निर्माण हुआ, यह भी इसमें सूर्यातप की भी बड़ी भूमिका है, टेम्परेचर का भी मामला है। ठीक है, और 30 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब, और चूंकि ये पवनें यहाँ आकर के मिलती हैं 60 ध्रुवों पर जाकर, ये 60 डिग्री पर ये पवनें आपस में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ निम्न दाब, जिसको अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि जेट स्ट्रीम, वायु धारा, जेट स्ट्रीम को समझना अनिवार्य है क्योंकि ये हमारे संकल्पना में आएगा, तो शब्दों को हम लोग यही समझ लें। वायु धाराएं या जेट स्ट्रीम पवनों से भिन्न है। पवन और वायु को हम लोग देखे थे कि कुछ पवनें ऐसे धरातल पर चलती हैं और कुछ जो ऐसे ऊर्ध्वाधर चलती हैं उनको हम वायु के रूप में जानते हैं। तो अब जेट स्ट्रीम पवनों से भिन्न है, और जेट स्ट्रीम चलती कहाँ है, क्योंकि धरातल पर यदि चलती तो या तो भूमंडलीय पवन कहलाती या फिर पवन कहलाती, तो ये चलती कहाँ है, तो भूपृष्ठ से बहुत ऊपर और बहुत तेज गति से बहने वाली धाराओं को, पवनों की धाराओं को हम लोग जेट वायु धाराएं कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया
कि अब इसके साथ साथ समुद्र से दूरी और समुद्र से ऊंचाई भी एक मैटर है कि समुद्र से दूरी, चूंकि सूर्यातप यदि निश्चित जगह पे एक जगह पे बराबर पड़े, लेकिन उस जगह में दो भाग हो, एक जल और एक स्थल, तो निश्चित रूप से ताप में अंतर होगा, तापमान में अंतर होगा। और चूंकि जब तापमान में अंतर होगा तो यहां से यह स्पष्ट हो सकता है कि जो जगह समुद्र के किनारे होगी या जल मंडल के जो किनारे होगी उसके तापमान में, और जो जगह समुद्र से दूर होगी उसके तापमान में बहुत बड़ा अंतर होगा। तो समुद्र से दूरी भी एक फैक्टर है। और समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई का क्या मैटर है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, तापमान कम होने लगता है। और चूंकि जब तापमान कम होने लगता है तो समुद्र से जब जितना ऊपर रहेंगे तापमान में गिरावट रहेगी। इसके बाद एक फैक्टर और है जिसको हम लोग वायु परिसंचरण कहते हैं। वायु परिसंचरण का क्या मतलब है? वायु परिसंचरण की अक्षांशीय तापीय संतुलन केवल सूर्यातप के कारण नहीं होता, बल्कि ये उष्मा के स्थानांतरण से भी होता है। अब उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो उष्मा का स्थानांतरण पवनों से होता है, वायु भी करती है, जेट धाराएं भी करती हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें जब मिलकर के करती हैं तो इनको हमें बड़ा वो हो जाएगा, इसको एक नाम दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा, वायु परिसंचरण, ठीक है। तो वायु परिसंचरण भी चूंकि उष्मा का स्थानांतरण कर रही है, एनर्जी का स्थानांतरण हवा के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो इसका भी मौसम पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे मानसून। एक शब्द मानसून, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग मौसम और जलवायु के विषय में जाने, इसके प्रभावित करने वाले कारक और इनके तत्व कौन कौन से हैं ये जाने। कुछ शब्दावलियों को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब मानसून को हम लोग समझेंगे कि एक कथन के द्वारा हम लोग मानसून को समझेंगे कि भारतीय मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ITCZ, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे किए थे, के स्थानांतरण का परिणाम है, ठीक है। यह हमारा कथन है और इसी कथन के आलोक में हम लोग मानसून को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मानसून क्या है पहले तो इसको समझ लिया जाए। तो अभी हम लोग देखें, जब पवनों का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे तो उसमें मानसून द्वितीयक श्रेणी के पवन में था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मानसून पवन है। और जब मानसून पवन है तो यह किस तरीके का पवन है? क्योंकि कई जगहों पर यह भी बताया जाता है कि नहीं, मानसून एक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये उष्मा का स्थानांतरण होता है मानसून के द्वारा, तो ये एनर्जी है। लेकिन पवनों के वर्गीकरण में मानसून को जब द्वितीयक पवन माना गया है तो ये मानसून पवन होगी और ये आवर्ती पवन है। आवर्ती का मतलब ये हुआ कि इसमें ऋतु परिवर्तन, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश, और जब परिवर्तन की गुंजाइश होती है तो परिणाम स्वरूप ऋतु भी बदलता है। मतलब परिवर्तन के साथ ये पवनें अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो मानसून आवर्ती पवन है। यहाँ से यह जानकारी जब हम लोग देखें, जब हम किताबों को पढ़ेंगे तो मानसून को सीधे सीधे हमें यह समझाया जाता है, मानसून की एक परिभाषा दी जाती है कि शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, अरबी के, जिसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ इससे आगे बढ़ करके थोड़ा सा जब चीज़ों को हम लोग ब्रॉड में पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना पड़ेगा कि ये आवर्ती पवन है और ये अपने साथ क्या लेकर के चलती है, तो ऊष्मा लेकर के चलती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये जाने। अब थोड़ा सा परिभाषाओं को देख लें चिंग चिया चेंग के शब्दों में कि मानसून सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण, वायु परिसंचरण के विषय में हम लोग पहले चर्चा कर लिए थे, जिसमें उष्मा का स्थानांतरण था का एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर प्रवाह प्रतिरूप है। वायु परिसंचरण का, वायुमंडलीय परिसंचरण का एक व्यापक प्रतिरूप है एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर, जहां संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से प्रभावी पवनें एक दिशा में बहती हैं।
जहां एक स्पष्ट रूप से सारी पवनें एक दिशा में बहेंगी, लेकिन जिसमें पवनों की इस दिशा का उत्क्रमण मतलब दिशा का उलट जाना, आवर्ती परिवर्तन हो जाना, सीधे सीधे उत्क्रमण होता है अथवा पूर्ण उत्क्रमण शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में, हवाओं की गति में और दिशा में परिवर्तन, और ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझे। तो इस पूरे परिभाषा का सार एक लाइन में निकल करके यही आता है कि मानसून आवर्ती पवनें हैं जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार दिशा में अपनी दिशा बदल लेती हैं और जिनके प्रभावाधीन उस व्यापक भौगोलिक क्षेत्र के भौतिक और जैविक समस्त संसाधन आते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझे इस परिभाषा के आधार पर। अब इसका प्रभाव क्षेत्र हम लोग देखेंगे कि प्रभाव क्षेत्र में क्या क्या है। तो इससे पहले कि प्रभाव क्षेत्र को हम लोग इंडिकेट करें, हम लोग ये समझ लें कि कहा गया है कि महाद्वीपों का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले महाद्वीपों का पूर्वी भाग तथा इसके विकास के लिए आदर्श दक्षिण एशियाई क्षेत्र हैं। ठीक है, तो पूर्वी भाग हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग या ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मानसून कमजोर होता है, दुर्बल मानसून होता है, और चूंकि परिभाषा के अनुसार दक्षिण एशिया इस मानसून के विकास का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो दक्षिण एशिया के केंद्र में हम लोग जब भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े कि भारत उपमहाद्वीप या भारत देश दक्षिण एशिया में केंद्रीय स्थिति में है। तो दक्षिण एशिया के केंद्र में भारत के होने का परिणाम यह है कि मानसून का सीधा सीधा प्रभाव, आदर्श स्थिति इस भारतीय भूभाग पर निश्चित रूप से होगी। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ केवल देखिए राजनीतिक सीमाओं से नहीं है, केवल भारत से इसका अर्थ नहीं है। दक्षिण एशिया के संपूर्ण देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने पर यह चीज़ हमको पता चलती है कि नहीं, ये भारतीय उपमहाद्वीप में संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें लक्षद्वीप को इससे अलग कर दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक सीमाओं से परे होकर के हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप का संबोधन संपूर्ण दक्षिण एशियाई देशों के रूप में करेंगे। ठीक है, अब जब हमने ये देख लिया, क्योंकि कथन हमारा वही है, कथन क्या है कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र के स्थानांतरण का परिणाम है। तो स्थानांतरण कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। ITCZ हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा। अब मानसून के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ही मानसून हमारा क्लियर होगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस कथन को हमें हमेशा याद रखना होगा। अब चूंकि हम लोग मानसून की परिभाषा को देख लिए, ये क्या है इसको देख लिया, इसके प्रभाव क्षेत्र को हम लोगों ने देख लिया, तो एक और ITCZ को हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोगों को कुछ डेट याद रखने पड़ेंगे। और जिस डेट पर कि सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं 0 डिग्री पे, 21 मार्च, 21 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 जून, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये इसलिए कि 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर या विषुवत वृत्त पर इस तरह से लंबवत होती हैं तो ये फिर सूर्य की किरणों का स्थानांतरण कहाँ होगा? अच्छा, सूर्य का स्थानांतरण होगा कि पृथ्वी? चूंकि गतियों के पृथ्वी की 2 गतियां हैं, ये एक अपने एक्सिस पर जो मूव करती है और अपने ऑर्बिट में मूव करती है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण, और तीसरी चीज की जो अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है उसके कारण हमें यह आभास होता है। तो यहाँ हम उत्तरायण और दक्षिणायन के संबंध में सूर्य के किरणों का आभासी स्थानांतरण शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब 21 मार्च है
तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें अब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। मतलब यह है कि सूर्य अब की किरणें, सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण अब धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की तरफ हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि जहां सूर्यातप ज्यादा होगा वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर लो होगा, और ITCZ उसके आगे खिसकता जाएगा। और जैसे जैसे ITCZ आगे खिसकेगा उत्तर की तरफ, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र की जो पेटी है ये कहाँ आएगी? आगे आएगी। तो दक्षिण से जो पवनें चलती हैं, ये पवनें क्या करेंगी कि अभी तक जो विषुवत वृत्त पर ये व्यापारिक पवनों के साथ मिलती थी, अब ये और उत्तर की तरफ जाएंगी। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक महीने में लगभग सूर्य के किरणों का आभासी स्थानांतरण 8 डिग्री होता है, तो ये धीरे धीरे क्षेत्र जैसे जैसे आगे जाएगा इन पवनों का विस्तार वैसे वैसे आगे होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इतनी चीजें जानने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। ये चीजें निकल कर के आ गई। अब इसके प्रभाव क्षेत्र को भी हम लोगों ने देख लिया, मानसून की परिभाषा को भी देख लिया, और कुछ जो चीजें थी जैसे ITCZ वगैरह, इसका स्थानांतरण कैसे होता है और वायुदाब पेटी का स्थानांतरण कैसे होता है, ये देखने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे। कथन हम लोगों का जो है कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और ITCZ के स्थानांतरण का परिणाम है। ठीक है, तो इस कथन को हम लोग इस मानसून उत्पत्ति के सिद्धांतों में देखेंगे। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे चिरसम्मत सिद्धांत। ये चिरसम्मत सिद्धांत क्या है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्लासिकल या प्राचीन सिद्धांत हिंदी में पढ़ेंगे। चिरसम्मत सिद्धांत काफी लंबे समय तक, और इसको किसने दिया? एडमंड हेली ने। इस सिद्धांत को तापीय सिद्धांत कहा गया, और इस तापीय सिद्धांत को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, चूंकि पवनों का उत्क्रमण हो जा रहा है, ये मानसून का गुण है। तो मानसून आवर्ती पवन है और इसका गुण है कि शीतकाल में इसकी दिशा दूसरी रहेगी, ग्रीष्मकाल में इसकी दिशा दूसरी रहेगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस सिद्धांत पर के आगे बढ़कर के फ्लोन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, विषुवत पछुआ पवनें भी इसमें है, केवल तापीय नहीं है। तो फ्लोन के गत्यात्मक सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। लेकिन अब आधुनिक विचारधारा में जेट स्ट्रीम विचारधारा P को, मतलब D कोड नहीं, P कोटेश्वरम, ये हमारा गौरव है, ये भारत का गौरव है कि जेट स्ट्रीम विचारधारा में P कोटेश्वरम की विचारधारा शामिल है, और P कोटेश्वरम ने इसे बहुत बढ़िया से परिभाषित किया था। आगे हम लोग इसको देखेंगे। और उसके बाद अल नीनो सिद्धांत और गिलबर्ट बाकर का सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या भूमिका है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। पहले सिद्धांतों को हम लोग देखें। तो तापीय सिद्धांत में यह कहा जाता है, अब देखिए कि सीधे सीधे तापीय सिद्धांत एक लाइन में अपनी बात कहता है कि यदि पृथ्वी पर, देखिए कितना बढ़िया तरीके से अपनी बात कहता है कि यदि पृथ्वी पर जल अथवा स्थल दोनों में कोई एक धरातल होता तो मानसून पवनों की उत्पत्ति नहीं होती। यदि कोई एक धरातल होता, या तो जल होता या स्थल होता, दोनों में कोई एक धरातल होता तो मानसून पवनों की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जल और स्थल दोनों के ताप का जो अंतर होता है ये वायुदाब निर्मित करता है, और चूंकि जब ये वायुदाब निर्मित करेगा तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी, और चूंकि जब ये पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी तो यदि जल मंडल की तरफ से आएंगी तो ये अपनी उष्मा के कारण, सूर्यातप के कारण जो वाष्पीकरण होता है वो आर्द्रता ग्रहण करेंगी और वहां जाकर के वर्षा करेंगी। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक धरातल होता तो ऐसा संभव ही नहीं, ये ताप का अंतर ही नहीं होगा, तो फिर ये होगा ही नहीं। ये तापीय सिद्धांत कहता है। इसका मतलब अर्थ को देख लें कि मानसून पवनों में उत्क्रमण जलीय अथवा स्थलीय तापांतरण के कारण होता है, जो भी हम लोग डिस्कस किए। अब ग्रीष्मकाल की सिचुएशन क्या है?
चूंकि अभी हम लोग देखे थे पृथ्वी की गतियों में 21 मार्च, आपको याद होगा कि 21 मार्च पर 0 डिग्री पर यदि सूर्य है तो अब ये उत्तरायण है, तो सूर्य उत्तरायण नहीं है, सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण हम लोग कहेंगे, क्योंकि यह पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम है। तो 21 मार्च को यदि सूर्य यहाँ 0 डिग्री पर है तो एक महीने में 8 डिग्री का स्थानांतरण होता है। तो 8 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ होगा भारतीय भूभाग के पास, और जैसे ही 8 डिग्री के पास होगा तो निम्न वायुदाब क्षेत्र जो अभी तक बन रहा था 0 डिग्री पर सूर्य के तापमान के कारण, तो यह कहाँ खिसक करके आएगा? 8 डिग्री ऊपर आएगा। तो जब ये 8 डिग्री ऊपर आएगा तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का मिलन बिंदु कहाँ होगा? ये डोलड्रम कहाँ निर्धारित होगा? निम्न वायुदाब क्षेत्र जहां बन रहा है। ठीक है, तो क्या परिणाम होगा कि ग्रीष्म काल में सूर्य के किरणों का आभासी स्थानांतरण जब कर्क रेखा पर होगा तो वायुदाब निम्न हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा और वायुदाब निम्न होगा, और वायुदाब जब निम्न होगा तो पवनें कहाँ चलेंगी? समुद्र से स्थल की ओर, और जैसे ही ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब फिर इसको ये, चूंकि ये आवर्ती है और इनका पूरा का पूरा उत्क्रमण हो जाता है, तो शीत ऋतु में क्या होगा कि शीतकाल में सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण किधर हो जाएगा? मकर रेखा की तरफ हो जाएगा, और जैसे ही इनका स्थानांतरण मकर रेखा की तरफ होगा तो वायुदाब कहां होगा? मकर रेखा पर वायुदाब की कंडीशन क्या होगी? सूर्यातप वहां ज्यादा होगा, तापमान बढ़ेगा, वायुदाब निम्न होगा, और जब जैसे ही वायुदाब निम्न होगा तो हवा का जो गुण है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है, तो अब ये पवनें स्थल से समुद्र की तरफ चलेंगी। क्लियर है कि वायुदाब निम्न मकर रेखा पर यदि होता है तो पवन यहां से वहां जाएगी जिधर निम्न वायुदाब का निर्माण हुआ है, तो इसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। यह तापीय सिद्धांत के अनुसार। तापीय सिद्धांत की आलोचना कैसे की गई? तापीय सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर किया गया कि ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु के क्रमशः न्यून, निम्न तथा उच्च वायु भार का जो केंद्र है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता कि किसी विस्तृत क्षेत्र पर चलने वाली पवनों की दिशा में पूर्ण ऋतु परिवर्तन करते। ये जो केंद्र है वो केंद्र इतना मजबूत नहीं होता। इसका मतलब यह कि कारण कुछ और होगा। तो उस कारण को फ्लोन ने अपने सिद्धांत में दिया, विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत जिसको कहते हैं, या पवनों का गत्यात्मक सिद्धांत। फ्लोन कहता है कि व्यापारिक पवनों के, इन व्यापारिक पवनों के मिलने के फलस्वरूप जो डोलड्रम का निर्माण होता है, ये व्यापारिक पवनें यहाँ आकर के मिलती हैं और जो डोलड्रम का निर्माण होता है, और इसके कारण भूमध्य रेखीय शांत पट्टी के दोनों ओर सीमांत उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों पवनें ऐसे मिलेंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, तो ये डोलड्रम, ये सीमांत होगा। और चूंकि ये अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको बोलते हैं, तो ग्रीष्म काल में यह अभिसरण उत्तर की ओर खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? इसलिए खिसकेगा कि सूर्य उत्तरायण है और सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण उत्तर की तरफ होता है, तो टेम्परेचर उधर बढ़ेगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्तर की तरफ जाएगा, और जब निम्न वायुदाब उत्तर की तरफ जाएगा तो यह ITC उत्तर की तरफ बढ़ेगा, और जब यह उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा कि सागरीय पवनें बहेंगी। और चूंकि जब सागरीय पवनें उधर बहेंगी और निम्न वायुदाब से उधर ही व्यापारिक पवनें अपनी दिशा तक सीमित हैं, तो क्या होगा कि सागरीय पवनें सागर से जो आर्द्रता ग्रहण करती हैं वो वर्षा के रूप में स्थल पर पड़ेगा। अब इन्होंने इस परिभाषा के अनुसार निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में बहने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन भूमध्य रेखी, ये भूमध्य रेखा पर मिलने वाली जो पवन है, ये भूमध्य रेखी दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये पछुआ पवन है, ठीक है, ये पछुआ पवन है। पश्चिमी पवनें महासागरों से पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता, चूंकि पवन उष्मा का भी स्थानांतरण करती है, और जो वाष्पीकरण होता है तो ये आर्द्रता ग्रहण करती है, और
चूंकि ये जब महासागरों से आर्द्रता ग्रहण करती है तो मुख्य भूभाग पर आकर के वर्षा करती है। और चूंकि मानसून पवनों का उत्क्रमण तापीय कारणों से नहीं बल्कि व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन के कारण होता है, और इनका जो उत्क्रमण है, पवनों की जो दिशा है, वो दिशा किसी ताप के कारण नहीं बल्कि व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन के कारण होता है। पुनर्स्थापन का मतलब क्या है कि ये अभिसरण क्षेत्र यदि उत्तर की तरफ खिसक रहा है तो ये व्यापारिक पवनें यहाँ से ऐसे आ रही हैं, लेकिन जब ये अभिसरण क्षेत्र दक्षिण की तरफ आ रहा है तो ये व्यापारिक पवनें फिर इधर आकर के मिल रही हैं। तो इस आधार पर इन्होंने विषुवत पछुआ पवन का सिद्धांत दिया। लेकिन केवल यही दो कारण नहीं, जेट स्ट्रीम पी कोटेश्वरम 1958 में आपने दिया। भारतीय मानसून को परिभाषित करते हुए इन्होंने एक और नई विचारधारा तापीय सिद्धांत को ही आगे आप बढ़ाते हैं। और आप चूंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है, यहाँ एडमंड हेली ने कहा था कि सूर्यातप के कारण ये अभिसरण क्षेत्र आगे बढ़ता है, लेकिन इन्होंने जेट स्ट्रीम विचारधारा दिया। और ये जेट स्ट्रीम किस तरीके से काम करता है तो आपने पी कोटेश्वरम ने तिब्बत के पठार की भूमिका को रेखांकित किया। क्योंकि तिब्बत का पठार अपनी विशिष्टता के कारण अपने आसपास के क्षेत्र से सर्वाधिक गर्म होता है। तिब्बत के पठार की विशिष्टता क्या है तो यह एक काफ़ी बड़े भूभाग में फैला और धरती से करीब 4-5 किलोमीटर ऊपर उठा हुआ है। इस कारण यह सूर्य की रोशनी का 2 से 3 डिग्री ज़्यादा इसको सूर्यातप मिलता है, तो यह अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा हीट होता है और इसके परिणाम स्वरूप यह इस क्षेत्र में हीटर की भूमिका में आ जाता है। और चूंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और एक विशाल मात्रा में जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी, परिणाम स्वरूप क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में भारत के दक्षिणी पठार के करीब करीब 9 किलोमीटर ऊपर से ये पवनें पूर्व से पश्चिम दिशा में तेजी से चलती है। क्षोभ मंडल में पहुंच करके पूर्व से पश्चिम ये सीधे सीधे जब तिब्बत के पठार से गर्म होती हैं तो ऐसे वायु ये ऊपर की तरफ उठती है और क्षोभ मंडल में जा करके काफ़ी तेजी से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। चूंकि तप्त तिब्बत पठार से विस्थापित पवनें ये गर्म हवाएं जब दक्षिण की ओर पहुंचती हैं, यहाँ तो उत्तर में जो तिब्बत है यहाँ ये गर्म है तो यहाँ से पवनें गर्म होकर के चलेंगी, लेकिन उधर महासागर वो तो ठंडा है। तो जब वहाँ ये दक्षिण में पवनें ठंडा होती हैं तो क्या होगा कि यदि ये गर्म है तो ऊपर की तरफ उठ रही है, लेकिन जैसे ही सागर की तरफ आएगी और ठंडी होगी तो वायुदाब ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि ये पवनें नीचे उतरने लगती हैं, और जैसे ही ये नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरने के बाद यहाँ वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में भारत के कर्क रेखा के आसपास का जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वायुदाब क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पवनें नीचे उतरने के बाद फिर वापस इधर बहती हैं और इसके प्रभाव से दक्षिण एशिया में व्यापक वर्षा होती है। ठीक है, अब निष्कर्ष हम लोग देखेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो इन्होंने तिब्बत के पठार से होने वाले विकिरण को कहा कि इससे पूर्वी जेट धारा को बल मिलता है। और यह जेट धारा किस तरीके से काम करती है तो उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटने वाला वह प्रवाह है जो देशांतरीय संचालन से उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून और कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ से ये जो देशांतरीय संचालन होता है, देशांतरीय संचालन का अर्थ यह है कि तिब्बत के पठार से जो जेट धारा गर्म होती है इधर आकर के ठंडी होती है और यहाँ ठंडी होने के बाद उच्च वायुदाब बनता है और यहाँ से ये फिर निम्न वायुदाब की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये वही प्रवाह है और कुछ नहीं। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार, इसके बाद ये पूर्वी जेट धारा को जो बल मिलता है उसको यहाँ इन्होंने परिभाषित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार जितना अधिक तपेगा पूर्वी जेट प्रवाह उतना मजबूत होगा, और चूंकि पूर्वी जेट प्रवाह जितना मजबूत होगा उतना ही बरसात होगी। मतलब पूर्वी जेट प्रवाह की मजबूती और कमजोरी के आधार पर इन्होंने वर्षा को जोड़ा। और यह पूर्वी जेट धारा कैसे मजबूत होगी तो तिब्बत का पठार जितना तपेगा,
ठीक है। चूंकि ये विचारधारा जेट स्ट्रीम विचारधारा काफी वो था, लेकिन इसमें एक लेकिन लग गया। वो लेकिन कैसे लगा कि 1987 में जब एक भीषण सूखा पड़ा तो विश्व के तमाम वैज्ञानिकों में हलचल मच गई, भूवैज्ञानिकों में। उन्होंने कहा कि ये क्या है भाई, मौसम विज्ञानी में ये क्या आ गया। तो यहां पर मानसून एक्सपेरिमेंट अभियान के अंतर्गत एक अनुसंधान किया गया। उस रिपोर्ट को हम लोग बड़े संक्षेप में देखेंगे कि तिब्बत के पठार की भूमिका तो है, जेट धाराओं का भी अपना महत्व है, मतलब जेट स्ट्रीम खारिज नहीं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ये सब कुछ ठीक है, आपके तिब्बत का पठार और वो सब ठीक है। लेकिन यदि बंगाल की खाड़ी में निम्न भार क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो दक्षिण एशिया में मानसून कमजोर होता है। ये जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र यदि पैदा हो गया तो दक्षिण एशिया में मानसून कमजोर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है वो कहां होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी में ना होकर के भूभाग पर होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा, मोनेक्स की रिपोर्ट क्या कहती है कि जब हिमालय पर बर्फ सामान्य से अधिक होगी तो वर्षा कम होगी। मतलब हिमालय पर बर्फ जब सामान्य से अधिक होगी तो वर्षा कम होगी, यह मोनेक्स की रिपोर्ट के अनुसार। अब इसके थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अल नीनो सिद्धांत, गिलबर्ट बाकर ने अल नीनो सिद्धांत को दिया। चूंकि अल नीनो को हमें समझना पड़ेगा कि अल नीनो है क्या वास्तव में। तो पेरू के निकट दिसंबर में चलने वाली गर्म जलधारा, जिसे चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं, अल नीनो कहा जाता है। एक लाइन में हम लोग समझेंगे, चूंकि हम लोगों का विषय यहाँ मानसून को समझना है, अल नीनो को समझना नहीं है, तो अल नीनो पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यह सिद्धांत में है तो हम लोग अल नीनो थ्योरी को देखेंगे। तो यह गर्म जलधारा दिसंबर में पेरू के तट पर चलती है। तो इसके अनुसार क्या है भाई, तो इसका प्रभाव यह है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि हो जाती है। और जैसे ही दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होगी तो पूरा वायुमंडल प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा ये हम लोग एनसो में देखेंगे कि यह वायुमंडल कैसे प्रभावित होता है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होता है। यदि दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होगी तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ बनेगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। नतीजा क्या होगा कि हिंद महासागर में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाएगा। तो इसकी आलोचना की गई कई बार कि कई बार तो अल नीनो का प्रभाव नहीं हुआ, फिर भी भारत में वर्षा कम हुई। अब इसका कारण बताइए। जैसे जेट स्ट्रीम के विषय में यह हुआ कि भाई सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सूखा पड़ गया, अब बताइए। तो यह हुआ कि नहीं, ये निम्न वायुदाब का केंद्र बंगाल की खाड़ी में स्थापित हो गया था। ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, अल नीनो भी इस पर प्रभावकारी है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि कई बार तो अल नीनो का प्रभाव हुआ लेकिन प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन भारत में वर्षा कम हुई। तो यहां से एनसो की रिपोर्ट निकल करके आती है। एनसो कहता है कि अल नीनो तथा दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को एनसो कहते हैं। और यह कहता है कि जब कभी प्रशांत महासागर में वायुदाब अधिक होता है तो हिंद महासागर में कम होगा। मतलब यदि अल नीनो का प्रभाव है तो प्रशांत महासागर में वायुदाब कम होगा और हिंद महासागर में ज्यादा होगा। तो हवा का जो स्वाभाविक गुण है ये क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। लेकिन यदि अल नीनो का प्रभाव नहीं है तो प्रशांत और हिंद महासागर का ये तापमान का जो वायुदाब क्षेत्र है ये कैसे स्थानांतरित होता है कि यदि इसी को दक्षिणी दोलन भी हम लोग कहते हैं कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर में वायुदाब अधिक होता है तो हिंद महासागर में कम होगा, और जब वायुदाब हिंद महासागर में अधिक होगा तो प्रशांत महासागर में कम होगा। इसे दक्षिणी विस्थापन हिंद प्रशांत सागर के मौसम संबंधी उतार चढ़ाव को कहते हैं। ठीक है। यह एक अलग थ्योरी थी। लेकिन इन सारे सिद्धांतों को पढ़ने के बाद अभी हम लोग ये इस बिंदु पर पहुंचे कि मानसून क्या है, उसका गुण क्या है, उसका प्रभाव क्षेत्र क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। अब हम लोगों को यह समझना है कि मानसून की यांत्रिकी क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे है और ये आगे कैसे बढ़ती है और मानसून वापस कैसे होती है, और कौन कौन से कारक मानसून को प्रभावित करते हैं या वर्षा को प्रभावित करते हैं।
तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। आज हम लोगों का वो प्रश्न अधूरा रह गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सारी चीज़ों को समझने के बाद हम लोगों के लिए मानसून की यांत्रिकी अभी अगले लेक्चर के लिए अधूरी है। अगले लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। तो आज की चीज़ों को हम लोग क्लोज करेंगे। शुरू से देख लिया जाए एक निगाह कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोग मौसम और जलवायु की परिभाषा के साथ उसके तत्व, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये मौसम और जलवायु को पढ़े। उसके बाद जब मानसून की बारी आई तो मानसून क्या है और मानसून के गुण क्या हैं और मानसून की परिभाषा क्या है, ये समझने के साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी समझने की कोशिश की कि विभिन्न समय में विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने मानसून को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मानसून की यांत्रिकी या जो भी प्रश्न हमारे आपके बीच में अनुत्तरित रह गए हैं, जैसे प्रश्न हमारे थे कि शीत ऋतु में वर्षा के क्या कारण है, चूँकि मौसम के उतार चढ़ाव में और कौन कौन सी चीज़ों की भूमिका है और यह मानसून का गुण है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।